तो वेल गाइस, फाइनली वो दिन आ चुका है इंटेल के 12th जनरेशन ऑल्डर लेक पीसी बिल्ड का। एंड यस, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पॉइलर आपको देना चाहता हूँ। ऑलरेडी पीसी बिल्ड यहाँ पे हमने कर ली है, परफॉर्मेंस को भी यहाँ पे मैंने चेक किया है एंड आई एम जस्ट ब्लोन्ड ऑफ। जो परफॉर्मेंस गाइज यहाँ पे निकल के आती है ना ऑल्डर लेक की, बट गाइज उसे हम आगे जाके वीडियो में बट ऑब्वियस देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पीसी बिल्ड से, एंड उससे भी पहले यहाँ पे हमारा इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड गाइज आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंटेल के कोर i9 12900 के ऑल्डर लेक प्रोसेसर का पीसी बिल्ड, जो है 12th जनरेशन प्रोसेसर। एंड बट ऑब्वियस उसके लिए यहाँ पे हमारे पास है प्रोसेसर, उसी के साथ यहाँ पे मदरबोर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास है ROG का स्ट्रीक Z690E वाईफाई गेमिंग मदरबोर्ड, उसी के साथ लिक्विड कूलर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस इंटेल के 12th जनरेशन प्रोसेसर के लिए। एंड उसके लिए हमारे पास है ROG का Ryujin 2 360। इसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड 3.5 इंच का डिस्प्ले भी देखने मिलता है लिक्विड कूलर के अंदर। एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ग्राफिक कार्ड, तो यहाँ पे हमारे पास है Asus का टफ RTX 3080 ग्राफिक कार्ड। सो गाइस टॉप ऑफ द लाइन कंपोनेंट्स है एंड पीसी बिल्ड करने में भाई तो मजा ही आने वाला है। सो गाइस बने रहिए हमारे साथ एंड सारे बेंचमार्क गेमिंग सारी चीजें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो वेल गाइस, ऑल सेट, सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं एंड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ पे इंटेल के 12th जनरेशन ऑल्डर लेक प्रोसेसर्स का बिल्ड करने के लिए। एंड यहाँ पे सबसे मेन कंपोनेंट जो है ना वो है हमारे पास प्रोसेसर। एंड यहाँ पे हम करने वाले हैं इंटेल के कोर i9 12th जनरेशन ऑल्डर लेक का पीसी बिल्ड। एंड उसके लिए यहाँ पे हमारे पास है मदरबोर्ड Asus का स्ट्रीक Z690E वाईफाई गेमिंग मदरबोर्ड है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो प्रोसेसर है ना वो है इंटेल का कोर i9 प्रोसेसर, जिसकी हम करने वाले पीसी बिल्ड। एंड गाइस यहाँ पे हमारे पास है इंटेल का 12th जनरेशन कोर i9 12900 के प्रोसेसर, जो यहाँ पे आता है 8 परफॉर्मेंस कोर के साथ 8 एफिशिएंसी कोर्स। एंड यहाँ पे उन्होंने 24 थ्रेड्स इसके अंदर प्रोवाइड किए। 5.2 गीगाहर्ट्ज की मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी आपको देखने मिलती है एंड इंटेल के इंप्रूवाइज्ड UHD ग्राफिक्स 770 भी उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे जो मदरबोर्ड के ऊपर का लैच है ना उसे कुछ इस तरीके से बस आपको रिमूव करना है। एंड रिमूव करते ही यहाँ पे आपको LGA 1700 सॉकेट देखने मिलता है। ऑल न्यू सॉकेट है गाइस फॉर इंटेल 12th जनरेशन प्रोसेसर्स। एंड फिर गाइस जो प्रोसेसर है ना उसे आपको जेंटली यहाँ पे माउंट करना है। माउंट करने के बाद गाइस यहाँ पे ना आपको एक एरो देखने मिलता है, रेक्टेंगुलर एरो, उसे प्रॉपर्ली अलाइन करना है। ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। एंड फिर यहाँ पे बस हम इसे लॉक करते हैं। एंड लॉक करते यहाँ पे ऊपर की जो प्लेट है ना यहाँ पे रिमूव हो जाती है। तो बस आपको इसे कुछ इस तरीके से रिमूव करना है। एंड गाइस अभी टाइम है यहाँ पे रैम्स को इंस्टॉल करने का। एंड यहाँ पे हमारे पास है किंगस्टन के DDR5 फ्यूरी रैम्स, जो यहाँ पे आते हैं 5200 मेगाहर्ट्ज कैपेसिटी के साथ। एंड प्लस गाइस ये जो DDR5 रैम है ना इसमें आपको 50% फास्टर परफॉर्मेंस देखने मिलती है DDR4 रैम के कंपैरिजन में। तो गाइस ये है वो एक्चुअल रैम फ्यूरी DDR5 किंगस्टन के रैम्स। एंड यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ना इसके अंदर आपको कोई भी RGB लाइटिंग देखने नहीं मिलती है। गाइस आगे आने वाले बिल्ड में ना हम फॉर श्योर RGB वाले रैम्स यूज करेंगे DDR5। एज ऑफ नाउ हमारे पास ये रैम्स है एंड गाइस बहुत ही अमेजिंग रैम्स है। DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज कैपेसिटी के साथ आते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 4 डिम स्लॉट्स आपको देखने मिलते हैं। सो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे डुअल चैनल मैनेजमेंट, जहाँ पे ऑल्टरनेट स्लॉट्स में ही आपको रैम इसके अंदर फिक्स करना है। एंड यहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिलेगी, या फिर आप यूजर मैनुअल्स भी यहाँ पे रेफर कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहली रैम स्टिक हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। एंड फिर यहाँ पे आती है हमारी दूसरी रैम स्टिक। एंड गाइस अभी टाइम है यहाँ पे SSD इंस्टॉल करने की। एंड यहाँ पे हमारे पास है NVMe Express M.2 SSD XPG की तरफ से, जो कंप्लीटली एक RGB SSD है, 500 GB की SSD है। एंड यहाँ पे मदरबोर्ड पे आप देख सकते हो 2 स्लॉट्स आपको देखने मिलते हैं M.2 SSD इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्लॉट है ना इसमें हम इसे इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ग्राफिक कार्ड आएगा। एंड जो RGB इफेक्ट है ना NVMe Express SSD का वो यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलेगा। सो हम यहाँ पे जो नीचे की प्लेट है ना उसमें इसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले जेंटली यहाँ पे जो प्लेट है हम उसे रिमूव करते हैं। एंड गाइस रिमूव करते ही यहाँ पे आपको थर्मल पैडिंग इसके ऊपर देखने मिलता है। तो इसके ऊपर का जो प्लास्टिक रैप है ना उसे हम रिमूव करते हैं। एंड गाइस अभी हम यहाँ पे इसे इंस्टॉल करते हैं कुछ इस तरीके से। बस आपको यहाँ पे इसे प्लग इन करना है। एंड यहाँ पे ना आपको क्यू लैच इसके अंदर देखने मिलता है। सो यहाँ पे आपको कोई भी स्क्रू करने की जरूरत नहीं, बस जो क्यू लैच है ना उसे कुछ इस तरीके से स्लाइड इन करना है। एंड स्लाइड इन करते आप देख सकते हो यहाँ पे जो NVMe Express M.2 SSD है ना वो प्लग इन हो चुकी है। एंड यहाँ पे RGB लाइट इफेक्ट के लिए इसकी जो ऊपर की हीट सिंक प्लेट है ना उसे हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। एंड गाइस फिर यहाँ पे टाइम आता है जो मदरबोर्ड हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया ना उसे केस के अंदर यहाँ पे फिक्स करने का। एंड यहाँ पे जो केस है ना हम यूज कर रहे हैं पेंटेक्स की Eclipse P400, बहुत ही अमेजिंग केस है। व्हाइट एक्सटीरियर्स,
ब्लैक इंटीरियर्स आपको इसके अंदर देखने मिलते हैं। एंड यस, यहाँ पे मदरबोर्ड को हम इसमें माउंट करते हैं। एंड यहाँ पे जो मदरबोर्ड है ना, उसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड आईओ ब्रैकेट भी देखने मिलता है। सो गाइस, जो आईओ ब्रैकेट है ना, वो यहाँ पे प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। एंड अभी टाइम आता है यहाँ पे स्क्रूज करने का इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड को। सो गाइस, जेंटली आपको यहाँ पे स्क्रूज है ना, उन्हें माउंट करना है, ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है आपको। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 7 to 8 स्क्रूज है। एंड गाइस, अभी टाइम आता है यहाँ पे ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करने का। एंड यहाँ पे हमारे पास है ASUS का टफ RTX 3080 ग्राफिक कार्ड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मदरबोर्ड है ना, इसके ऊपर आपको PCI Express Gen 5 का स्लॉट इसमें देखने मिलता है। सो ग्राफिक कार्ड हम Gen 5 के स्लॉट में यहाँ पे इसमें प्लग इन करेंगे एंड फिर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे Gen 4 पे ना स्विच हो जाएगा। अगर नहीं होता है ना, आप बायस के सेटिंग में जाके इसे एज अ Gen 4 स्लॉट भी अलोकेट कर सकते हो, Gen 5 स्लॉट को। सो यहाँ पे हम क्विकली सबसे पहले जो केस है ना, इसके जो प्लेट्स होते हैं ना, उन्हें रिमूव करते हैं। एंड गाइस, अभी टाइम में है इससे प्लग इन करने का। बहुत ही बड़ा सा ग्राफिक कार्ड है, बट केस में ना एडिक्वेट स्पेस है। एंड यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली इसे इंस्टॉल करना है। एंड गाइस, अभी जो ग्राफिक कार्ड है ना, प्रॉपर्ली यहाँ पे माउंट हो चुका है। एंड वापस हम यहाँ पे जो स्क्रूज है ना, उन्हें फिक्स करते हैं। एंड अभी टाइम आता है यहाँ पे लिक्विड कूलर इंस्टॉल करने का। एंड गाइस, यहाँ पे लिक्विड कूलर के लिए हमारे पास है ROG का Ryujin 2 360 लिक्विड कूलर, जो एक 360 mm लिक्विड कूलर है। एंड यहाँ पे जो लिक्विड कूलर का मेन मॉड्यूल है ना, इसके अंदर आपको 3.5 इंच का LCD कलर डिस्प्ले देखने मिलता है, जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हो आपके हिसाब से, जिसे हम थोड़ी टाइम में चेकआउट करेंगे। एंड यस, उसी के साथ यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो है इसकी माउंटिंग प्लेट, जो आपके मदरबोर्ड के बैक पैनल पे माउंट होगी। एंड इसे आपको कुछ इस तरीके से बस प्रेस करना है एंड यहाँ पे ये माउंट हो जाती है। सो गाइस, यहाँ पे जो बेस प्लेट है ना, उसे माउंट करने के बाद यहाँ पे जो 4 स्क्रू होते हैं ना, उसे भी हमने यहाँ पे फिक्स कर लिए। एंड अभी टाइम आता है यहाँ पे लिक्विड कूलर इंस्टॉल करने का। एंड यहाँ पे जो लिक्विड कूलर है ना, इसके ऊपर आप देख सकते हो ऑलरेडी जो थर्मल पेस्ट है ना, प्री अप्लाइड आपको देखने मिलती है। आपके केस में अगर प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट आपको देखने नहीं मिलती है ना, तो यहाँ पे प्रोसेसर के ऊपर आपको बस 1 बूंद थर्मल पेस्ट यहाँ पे यूज करना है, ज्यादा यूज नहीं करना है। गाइज, एक चीज ध्यान में रखिए, 2 बूंद जिंदगी के लिए, 1 बूंद पीसी के लिए। सो गाइज, यहाँ पे जो LC का CPU फैन है ना, उसे तो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, बट यहाँ पे जो स्क्रूज है ना, उसे मैं नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्ले। बट यहाँ पे ROG ने एक बहुत ही अमेजिंग प्रोविजन की है। सो बेसिकली इसके ऊपर का जो डिस्प्ले है ना, उसे आप प्लग आउट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड ये प्लग आउट करने के बाद आप काफी आसानी से यहाँ पे इन्हें स्क्रू कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे चारों भी स्क्रूज हमने माउंट कर दिए। एंड यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इवेंचुअली प्रोसेसर के ऊपर प्रेशर आता है। एंड फिर गाइस, यहाँ पे जो ऊपर का डिस्प्ले है ना 3.5 इंच का, बस कुछ इस तरीके से आपको प्लेस करना है। एंड ये मैग्नेटिकली यहाँ पे स्टिक होता है। वापस मैं आपको बताता हूँ, आप सुन सकते हो साउंड इसका, कुछ इस तरीके से ये स्टिक हो जाता है। एंड यहाँ पे उसकी केबल भी आपको देखने मिलती है, जिसकी हेल्प से आप आगे सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी इसे प्रोग्राम कर सकते हो। एंड फिर गाइस, जो रेडिएटर है ना 360 mm का, उसे हमने यहाँ पे CPU के कैबिनेट है ना, उसके आगे की तरफ कुछ इस तरीके से माउंट किया है। एंड यहाँ पे हम एक एक करके यहाँ पे तीनों भी फैंस को स्क्रू करते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों भी फैंस हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर दिए हैं। सो गाइस, यहाँ पे सारे क्रूशियल कंपोनेंट्स के बाद अभी टाइम आता है यहाँ पे पावर सप्लाई इंस्टॉल करने का। एंड यहाँ पे हमारे पास है ROG का Strix 850 PSU। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर आपको केबल्स भी देखने मिलते हैं। सो यहाँ पे जितने भी सारे केबल अटैचमेंट्स हैं ना, ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर दिए हैं। तो अभी हम डायरेक्टली इसमें इसे प्लग इन करते हैं। तो कुछ इस तरीके से बस आपको यहाँ पे इसे माउंट करना है। एंड फिर गाइस, यहाँ पे जो PSU के 4 स्क्रूज है ना, उसे हम यहाँ पे माउंट करते हैं। गाइज, उसके बाद यहाँ पे बेटर RGB इफेक्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं Corsair के SP120 RGB Pro फैंस। एंड यहाँ पे टॉप में ऑलरेडी हमने 2 फैंस को इंस्टॉल किया है। एंड यहाँ पे जो कैबिनेट का बैक है ना, उसमें हम 3rd फैन यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। एंड फिर गाइज, यहाँ पे हमने एक्सटेंशन केबल के तौर पे ना एंड eSports की एक्सटेंशन केबल यूज की है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ATX 24 पिन कनेक्टर। एंड यहाँ पे PCI Express के भी कनेक्टर्स आपको इसमें देखने मिलते हैं। काफी बढ़िया यहाँ पे व्हाइट, रेड, ब्लैक थीम में आपको केबल्स देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे
जो 24 पिन कनेक्टर है उसे हम कनेक्ट करते हैं एंड उसी के साथ यहाँ पे PCI एक्सप्रेस के भी केबल्स हम कनेक्ट करते हैं। बहुत ही आसानी से आप इन्हें यहाँ पे कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। एंड फिर गाइस यहाँ पे जो कैबिनेट के USB 3.0 के कनेक्शंस हो गए या फिर जो आपके रेगुलर USB ऑडियो केबल्स होते हैं, पावर ऑन केबल्स होते हैं ना, जो छोटे मोटे केबल्स होते हैं, उन्हें भी यहाँ पे हम क्विकली इसमें प्लग इन करते हैं। सो गाइस फाइनली यहाँ पे जो PC है ना कंप्लीटली बिल्ड हो चुका है। बहुत ही मेहनत से यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत नीट एंड क्लीन सेटअप ट्राई किया है, बट गाइस असली दृश्य इस पर्टिकुलर कैबिनेट के पीछे की तरफ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट वायरिंग्स आपको इसमें नजर आएंगी एंड यहाँ पे सबसे पहले ना आपको एक मॉड्यूल देखने मिलता है जो है ROG Revision 2 का मॉड्यूल, जिसके अंदर सारे फैंस के कनेक्शन आपको देखने मिलेंगे। एंड यहाँ पे और एक छोटा सा मॉड्यूल आपको देखने मिलेगा जो है Corsair का मॉड्यूल, जो RGB फैंस हमने इसमें इंस्टॉल किए थे ना, उसका मॉड्यूल आपको देखने मिलता है। उसके अलावा गाइस यहाँ पे जो एक्सटेंशन केबल्स हमने यूज़ किए थे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पीछे का बैक पैनल है ना उसे हम यहाँ पे प्लग इन करते हैं। सारी वायर्स प्रॉपर्ली आपको ऑर्गेनाइज करनी है। सो गाइस सिस्टम तो यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है, अभी टाइम है इसके फर्स्ट बूट का। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पावर सप्लाई का बटन है ना उसे हम टर्न ऑन करते हैं एंड यस उसे टर्न ऑन करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिक्विड कूलर है ना उसके ऊपर काफ़ी बढ़िया सी लाइटिंग आ चुकी है एंड यहाँ पे जो मदरबोर्ड है ना उसके ऊपर भी आपको लाइटिंग देखने मिलती है। सो यहाँ पे मोमेंट ऑफ ट्रूथ करते हैं सिस्टम को पावर ऑन एंड यस यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स आप देख सकते हो RGB में लिट हो चुके हैं। एंड गाइज यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ROG का लोगो आ चुका है एंड डायरेक्टली ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ना यहाँ पे बायस मोड में बूट हो चुकी है। सो सिस्टम यहाँ पे प्रॉपर्ली असेंबल हो चुकी है। तो अभी हम इसमें क्विकली विंडोज़, गेम्स, बेंचमार्क टेस्ट सारी परफॉर्म करके मिलते हैं आपको थोड़ी समय बाद। सो गाइस फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो जो PC बिल्ड है ना वो कंप्लीट हो चुकी है एंड यहाँ पे जितने भी सारे कंपोनेंट्स थे जैसे कि Corsair के फैंस यहाँ पे RGB में लिट हो चुके हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यहाँ पे लिक्विड कूलर। लिक्विड कूलर में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 3.5 इंच का डिस्प्ले देखने मिलता है जिसमें आपको n नंबर ऑफ एनिमेशंस देखने मिलेंगे जिन्हें आप कस्टमाइज कर सकते हो, जिसे हम आगे जाके वीडियो में चेकआउट करेंगे बट ऑब्वियस। एंड यहाँ पे जो A-Data की SSD है ना उसमें भी बहुत ही बढ़िया RGB लाइटिंग आ चुकी है, प्लस जो मदरबोर्ड है ना उसके ऊपर भी आपको बहुत ही बढ़िया RGB लाइटिंग देखने मिलती है। एंड गाइस यहाँ पे रफ ग्लिम्स मैंने मदरबोर्ड का, प्रोसेसर का ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में दिया था। सो अगर किसी ने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है ना तो आई बटन में लिंक मिल जाएगी, जरूर जाके चेकआउट कीजिए। सो यहाँ पे जो प्रोसेसर है ना वो है इंटेल का कोर i9-12900 के प्रोसेसर। सो यहाँ पे आपको P कोर E कोर्स देखने मिलते हैं। सो इस प्रोसेसर की मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी है ना 5.2 गीगाहर्ट्ज की निकल के आती है, बट जो P कोर E कोर्स है ना उनकी भी आपको डिफरेंट मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी देखने मिलती है। सो जो P कोर्स है ना उसमें आपको देखने मिलता है 5.1 गीगाहर्ट्ज की मैक्स फ्रीक्वेंसी एंड जो E कोर्स है ना उसमें आपको देखने मिलते हैं 3.9 गीगाहर्ट्ज की मैक्स फ्रीक्वेंसी। सो गाइस यहाँ पे एफिशिएंसी ना बहुत ही बढ़िया निकल के आएगी। सो यहाँ पे बातें बहुत ही ज़्यादा कर ली, सबसे पहले हम जंप करते हैं आपके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ जो है इसमें गेमिंग। सो गाइस वैलोरेंट गेम को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे हमने 4K सेटिंग्स में इस गेम को खेला था। यहाँ पे हमने V-Sync को है ना टर्न ऑफ रखा था क्योंकि हमें यहाँ पे चेकआउट करना था कि मैक्सिमम FPS कितना यहाँ पे निकल के आता है। उसी के साथ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो आपको पैनल विजिबल हो जाएगा जहाँ पे आप CPU के यूसेज, GPU के यूसेज, टेम्परेचर्स, फ्रेम रेट सारी चीज़ें यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हो। एंड वैलोरेंट गेम गाइस बहुत ही स्मूथली यहाँ पे वर्क कर रहा था। यहाँ पे फ्रेम रेट को लेके अगर मैं बात कर रहा हूँ ना तो आप देख सकते हो यहाँ पे 300 प्लस के फ्रेम रेट्स हमें मिल रहे थे। सो गाइस ओवरऑल वैलोरेंट एक बेसिक गेम है एंड यहाँ पे बहुत ही स्मूथली इस पर्टिकुलर सिस्टम पे गेम रन कर रहा था। उसी के साथ यहाँ पे हमने GTA 5 गेम भी इसमें खेला। GTA 5 गेम में भी यहाँ पे हमने V-Sync को टर्न ऑफ रखा था एंड यहाँ पे रेजोल्यूशन हमने 4K इसमें भी सेट किया था। एंड यहाँ पे भी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पैनल विजिबल हो जाएगा, सारी चीजें आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो। एंड फ्रेम रेट को लेके अगर मैं बात कर रहा हूँ ना तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन एन एवरेज 188 FPS का फ्रेम रेट हमें यहाँ पे देखने मिल रहा था, जो बहुत ही अमेजिंग फ्रेम रेट है 4K सेटिंग्स में। एंड जो ओवरऑल GTA 5 गेम है ना वो भी यहाँ पे बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा था। फिर गाइस यहाँ पे एडवांस AAA गेम्स की बात कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे साइबरपंक 2077 गेम भी हमने इसमें खेला। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ना रे ट्रेसिंग DLSS को टर्न ऑन किया था। तो DLSS को यहाँ पे हमने अल्ट्रा में सेट किया था, रे ट्रेसिंग को साइको पे सेट किया था। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन एन एवरेज हमें 75 FPS का फ्रेम रेट देखने मिल रहा था। ओवरऑल गेम बहुत ही स्मूथली यहाँ पे चल रहा था। एंड यस गाइस इस पर्टिकुलर गेम में भी हमने रेजोल्यूशन 4K का सेट किया था एंड यहाँ पे भी हमने V-Sync को टर्न ऑफ रखा था एंड यहाँ पे हमने सेकंड सेटिंग्स में DLSS को टर्न ऑन किया था एंड रे ट्रेसिंग को यहाँ पे टर्न ऑफ रखा था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ऑन एन एवरेज 110 FPS का फ्रेम रेट देखने मिल रहा था। इन शॉर्ट 100 प्लस FPS का फ्रेम रेट देखने मिलता है जब भी आप रे ट्रेसिंग को टर्न ऑफ करके DLSS को यहाँ पे टर्न ऑन कर रहे हो। सो गाइस जो
साइबरपंक 2077 गेम है ना 4K सेटिंग्स में बहुत ही ऑप्टिमल परफॉर्मेंस निकल के आ रही थी इस पर्टिकुलर सिस्टम में। एंड प्लस गाइस यहाँ पे जो किंगस्टन के फ्यूरी बीस्ट रैम है ना DDR5 रैम, इसके अंदर आपको बूस्टेड डबल मेमोरी बैंक देखने मिलते हैं। प्लस यहाँ पे उन्होंने बर्स्ट लेंथ को भी इंक्रीज किया है एंड 2 इंडिपेंडेंट 32 बिट्स के सब चैनल देखने मिलते हैं, जिसकी हेल्प से जो गेमिंग परफॉर्मेंस हो गई, आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है ना, वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। सो गाइस जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना बहुत ही ऑप्टिमल यहाँ पे निकल के आता है। पर्सनली मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ यहाँ पे इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस देख के। एंड यहाँ पे थर्मल्स को लेके हम बात कर रहे हैं। सो अर्लियर है ना कॉन्सेप्ट था TDP का, बट अभी उसे निकाल के यहाँ पे PBP का कॉन्सेप्ट लेके आया है, जो है प्रोसेसर बेस पावर। एंड यहाँ पे जो इसकी बेस PBP है ना वो है 125 वॉट्स की। एंड अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम टर्बो पावर की बात कर रहा हूँ ना, जो है MTP, तो यहाँ पे निकल के आती है 241 वॉट्स की कोर i9 1209K प्रोसेसर की। सो यहाँ पे 241 वॉट्स की पावर कंजम्पशन आपको मैक्सिमम इसमें देखने मिलेगी। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो है लिक्विड कूलर। जो भी लिक्विड कूलर आप यूज़ कर रहे हो ना बहुत ही ऑप्टिमल होना चाहिए। सो यहाँ पे हमारे केस में जो ROG का Ryujin 2 है ना बहुत ही अमेजिंग लिक्विड कूलर है। एंड जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ना, इसके ऊपर आपको 3.5 इंच का डिस्प्ले देखने मिलता है, जिसे आप n नंबर ऑफ वेज में यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेक अनबॉक्सिंग का लोगो भी हमने इसमें ऐड किया था। बहुत ही अमेजिंगली यहाँ पे लोगो डिस्प्ले हो रहा है। एंड अगर आपको इसमें एडिशनल सेटिंग्स करना है ना, तो आप आर्मरी क्रिएट एप्लीकेशन में भी जाके इसे n नंबर ऑफ वेज में यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। सो गाइस जैसे आपने देखा ना, यहाँ पे गेमिंग में थर्मल्स बहुत ही ज़्यादा स्टेबल थे। आगे जाके हम स्ट्रेस टेस्ट भी करने वाले हैं, जहाँ पे हम इसके थर्मल्स चेक करेंगे, तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। एंड अभी हम जंप करते हैं डायरेक्टली प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे एडोब का प्रीमियर प्रो हमने इसमें टेस्ट किया था। एंड यहाँ पे जो एडिटेड फाइल है ना, जो करंटली आप देख सकते हो, वो है कंप्लीटली 4K 60 FPS की फाइल, 8 बिट की फाइल है 420 फॉर्मेट में। एंड यहाँ पे 2 लेयर्स हमने ऐड किए। एंड यहाँ पे जो फ्रेम्स आप देख पा रहे हो ना, उन्हें हमने रेंडर भी नहीं किया था। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी आसानी से आप स्क्रॉल कर सकते हो। एंड वीडियो को हम फुल रेजोल्यूशन में यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। कोई भी लैग एज सच हमें यहाँ पे महसूस नहीं हुआ। अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 मिनट्स की क्लिप है। एंड यहाँ पे हम करते हैं इसे एक्सपोर्ट। एंड यहाँ पे हमने CBR इसमें सेट किया था 10 का। एंड यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 7 मिनट्स में जो कंप्लीट फाइल है ना वो एक्सपोर्ट हो जाती है। सो गाइस यहाँ पे फ्रेम इन एंड आउट तो हमने नहीं किया था, फिर भी गाइस 7 मिनट्स में जो फाइल है ना वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे फ्रेम इन एंड आउट करोगे ना, तो यहाँ पे 4 to 5 मिनट्स में ही आपकी कंप्लीट 4K 60 FPS की फाइल यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगी। सो गाइस प्रीमियर प्रो की परफॉर्मेंस बहुत ही ऑप्टिमल निकल के आती है। फिर गाइस यहाँ पे हमने फोटोशॉप को भी इसमें टेस्ट किया। एंड फोटोशॉप गाइस बट ऑब्वियस यहाँ पे बटरी स्मूथ चलने वाला है। कोई भी लैग यहाँ पे हमें फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में महसूस नहीं हुआ। सो गाइस जो प्रोडक्टिव एप्लीकेशन वाला पार्ट है ना, बहुत ही अमेजिंगली इस पर्टिकुलर सिस्टम में वर्क करेगा। गेमिंग सिस्टम है गाइस, प्रोडक्टिव एप्लीकेशंस के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो। एंड अभी हम आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट की तरफ, जो है इस पर्टिकुलर सिस्टम के बेंचमार्क्स की तरफ। एंड गाइस यहाँ पे जितने भी सारे बेंचमार्क सॉफ्टवेयर है ना, अभी तक ऑप्टिमाइज नहीं है ऑल्डर लेक प्रोसेसर्स के लिए, बट फिर भी गाइस यहाँ पे हमने कुछ बेंचमार्क टेस्ट इसमें रन किए। तो सबसे पहले यहाँ पे सिनेबेंच R23 की टेस्ट हमने की। एंड यहाँ पे हमें 27,341 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे, मल्टी कोर स्कोर्स, एंड 2000 के सिंगल कोर स्कोर यहाँ पे हमें देखने मिल रहे थे, जो बहुत ही अमेजिंग स्कोर्स है। फिर गाइस यहाँ पे हमने प्रोडक्टिव एप्लीकेशन टेस्ट के लिए PC Mark 10 बेंचमार्क टेस्ट भी इसमें रन किया। एंड यहाँ पे भी हमें बहुत ही अमेजिंग 7077 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। उसी के साथ यहाँ पे ग्राफिक टेस्ट के लिए हमने 3D Mark फायर स्ट्राइक टेस्ट इसमें परफॉर्म की, जहाँ पे हमें वॉपिंग 37,066 के स्कोर्स इसमें देखने मिल रहे थे। एंड नेवरदलीस्ट यहाँ पे और एक ग्राफिक टेस्ट हमने परफॉर्म की, जो है 3D Mark टाइम्स पाई टेस्ट। एंड यहाँ पे भी हमें बहुत ही बढ़िया 17,780 के स्कोर्स इसमें देखने मिल रहे थे। एंड गाइस यहाँ पे ग्राफिक्स के लिए और एक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, जो है फाइनल फैंटेसी 15। यहाँ पे हमने सेटिंग्स रखे थे इसमें 4K। एंड यहाँ पे जो रिजल्ट्स हमें देखने मिल रहे थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। 9,375 के स्कोर्स यहाँ पे निकल के आते हैं, जो बहुत ही अमेजिंग स्कोर्स है। एंड गाइस जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर है ना ऑल्डर लेक प्रोसेसर्स के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, बेंचमार्क के सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे हमने Geekbench 5 की भी बेंचमार्क स्कोर्स इसमें टेस्ट किए। बट यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। एक्चुअली ये एम्बार्गो के अंडर है, तो यहाँ पे करंटली रिजल्ट्स है ना डिस्प्ले नहीं हो रहे। बट जब ये वीडियो लाइव जाएगी ना, तभी शायद इसके रिजल्ट्स आएंगे। एंड जैसे इसके रिजल्ट्स मुझे अवेलेबल मिल जाते हैं ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको Geekbench 5 की भी बेंचमार्क स्कोर मैं फॉर श्योर यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। एंड गाइस यहाँ पे जो प्रोसेसर हमने यूज किया था ना, वो है कोर i9 12900K प्रोसेसर। गाइस K सीरीज का प्रोसेसर है, अनलॉक प्रोसेसर है। सो यहाँ पे थर्मल्स है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं। एंड यहाँ पे थर्मल टेस्ट के लिए हमने IDA 64 सॉफ्टवेयर का इसमें यूज किया था, जहाँ पे हमने कंप्लीटली CPU को स्ट्रेस किया था 15 मिनट्स के लिए।
बट गाइज यहाँ पे जो आइडा 64 सॉफ्टवेयर है ना वो भी इतना ज़्यादा वेल ऑप्टिमाइज नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आइडा 64 सॉफ्टवेयर ओपन है, प्लस यहाँ पे आर्मरी क्रेट पे आपको सीपीयू के टेम्परेचर्स विजिबल हो जाएंगे। राइट हैंड साइड में यहाँ पे हमने टास्क मैनेजर ओपन किया है जहाँ पे आप सीपीयू की यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो जो कंप्लीटली 100% पे है करंटली। एंड यहाँ पे हमने सीपीयू, एफपीयू, कैच, सिस्टम मेमोरी सारी चीज़ों का बेंचमार्क किया 15 मिनट्स के लिए। एंड यहाँ पे जो मैक्स टेम्परेचर टच कर रहे थे ना वो थे सिर्फ और सिर्फ 52 डिग्रीज। एंड मेरे हिसाब से गाइस बहुत ही स्टेबल सिस्टम है थर्मल्स को कंसिडर करते हुए। एंड कोर i9-12900 की जो प्रोसेसर है ना मेरे हिसाब से थर्मल वाइज बहुत ही स्टेबल प्रोसेसर है। एंड प्लस गाइज यहाँ पे किंगस्टन के फ्यूरी रैम्स का भी हमने स्ट्रेस टेस्ट किया था। एंड यहाँ पे ना आपको न्यूली डिजाइन लो प्रोफाइल हीट सेपरेशन इसमें देखने मिलता है जिसकी हेल्प से यहाँ पे ना आपको कोई भी हीटिंग इशू रैम में भी महसूस नहीं होगा। सो गाइज यहाँ पे अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ ना ऑल्डर लेक प्रोसेसर्स के बारे में, स्पेशली कोर i9 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस थी। मतलब गाइज बहुत ही लंबे समय के बाद यहाँ पे इंटेल टफ कॉम्पिटिशन देने वाला है AMD प्रोसेसर्स को। अगर मैं यहाँ पे 5900X की बात कर रहा हूँ, 5950X प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ ना, तो उससे भी ये बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन यहाँ पे देने वाला है। सो गाइज प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे पसंद आया परफॉर्मेंस को कंसिडर करते हुए, स्पेशली इसके थर्मल्स गाइज। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में पूछेंगे, इस पर्टिकुलर बिल्ड की प्राइस कितनी है, प्रोसेसर की प्राइस कितनी है। सो गाइज जितने भी सारे प्राइसिंग की डिटेल्स है ना जैसी अवेलेबल मिलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फॉर श्योर अपडेट कर दूंगा। एंड ये जो कंप्लीट पीसी बिल्ड है ना उसकी भी कंप्लीट प्राइसिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही देखने मिलेगी विथ लिंक्स। सो अगर किसी को एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर चेकआउट करना है कंपोनेंट्स को तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा, वहां पे जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।